Okay, all of you created the project. Okay, now do one thing, uh, add one class file to it. So right click on your project, okay, I'm naming it as a method overloading. ओके सो यहाँ पे देखो, जब भी क्लास फाइल आप ऐड करते हो तो उसका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इट इज इंटरनल. ओके, ये ध्यान में रखना. नाउ फॉर मेथड ओवरलोडिंग वी हैव टू हैव एटलीस्ट 2 मेथड्स with the same name and different parameters. Okay, so let's consider add one method. I'm adding it as numbers. Okay, it is taking 2 integer parameters. And I will just return, I will add those and I will return it. Okay, just add one more method. You can copy paste it this method and we can add one parameter more, or you want to add any string or float, that also you can do. Okay, so in this class I have added 2 public methods. Okay, in one method I am taking 2 parameters as an integer, in another one I am taking 3 parameters. Okay, now when we create object of this class and we will call these methods, we can have 2 different methods. Depending on the parameters we are passing, these methods will get called. Okay. Now create an object of that class. So here we can see in IntelliSense it shows add numbers, okay, which is having 2 parameters and one overloaded method. Okay, so if we add it here, say 3 comma 4, so in this way one method will get called. And this way the another one will get called. Okay, दिस इज सिंपल मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट. सेम है हर लैंग्वेज में, जावा में भी आप लोगों ने किया होगा, इसी हिसाब से वो आता है. कीबोर्ड ना जरा अलग ही है. If you build it, ओके, सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का.
ओके कोई भी क्लास में आप अगर मेथड डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज करते हो जैसे आप लोग जावा में करते थे तो आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। ओके अनदर थिंग, ये क्लियर है? नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों ने देखा था डिफॉल्ट पैरामीटर का, राइट। सो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है कि कोई पैरामीटर मैं ऐसा पास करता हूं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ऑलरेडी असाइन की हुई है, और वो पैरामीटर की जगह अगर मैं कोई वैल्यू पास करता हूं तो वो वैल्यू वो कंसिडर करता है, अगर कोई वैल्यू मैं पास नहीं करता तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो एक्सेप्ट करता है। ओके सो नाउ लेट्स ऐड वन मोर मेथड टू द क्लास। ओके एक और मैंने अब चीज आपको बता दी कि डिफॉल्ट पैरामीटर जो रहेगा हमेशा मेथड में लास्ट पैरामीटर रहेगा। ओके सो यहाँ पे सपोज करो एक इंट मैं आईडी पास करता हूँ, ओके और यहाँ पे मैं दूसरा डिफॉल्ट पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है, नेम इक्वल टू अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ, नेम प्लस आईडी करके। ओके नाउ ये मेथड जब मैं कॉल करूंगा तो आई हैव टू चॉइसेस, आइदर I can pass value for both parameters or I can pass only value for the ID. Okay, so ये मेथड जब कॉल करेंगे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 पास करता हूँ तब ये वर्क करेगा, ठीक है, और 1 के साथ अगर मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ देन ऑल्सो इट विल वर्क। ओके सो नाउ लेट्स प्रिंट दिस। Okay, now when we execute this one, so यहाँ पे फर्स्ट इसमें इसने my name 1 करके प्रिंट किया, ठीक है। जो फर्स्ट इसमें मैंने क्या किया है कि उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, इसको सिर्फ ये एक पैरामीटर के साथ कॉल किया है, राइट। सो उस केस में ये जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दी है वो कंसिडर करेगा और अकॉर्डिंगली इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके सेकंड इसमें मैंने एक्सक्लूसिवली इसको पैरामीटर पास किया है टेस्ट करके, ठीक है। सो सेकंड टाइम जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो ये जो पैरामीटर मैंने पास किया उसको कंसिडर करके एग्जीक्यूट करेगा।
सो फर्स्ट इसने जो प्रिंट किया वो डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ प्रिंट किया, सेकंड जो इसने प्रिंट किया वो वैल्यू के साथ प्रिंट किया. Okay, so this way you can use default parameters. Either you can specify the value or you can't specify the value. Okay. Now constructors भी हम लोगों ने देखे थे और destructors भी देखे थे, right? So ये सेम क्लास में इसके पहले हम एक कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, राइट. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करता है, बट लेट्स ऐड वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. We are not doing anything into the default constructor, we are just adding one default constructor. We will add more to the parameterized constructors. So ये एक default constructor मैंने add किया. हाँ. Okay. Now I am adding parameterized constructor. So I will just add parameters to this constructor. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस यही होता है. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नॉर्मली हम लोग तब यूज करते हैं जब प्रॉपर्टीज की वैल्यू वगैरह इनिशियलाइज करनी होती है, राइट. सो बिफोर एडिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लेट्स ऐड टू प्रॉपर्टीज टू इट. सो आप प्रॉप करके टाइप करोगे ना और टैप करोगे तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज ऐड करता है वो. एक इंटीजर प्रॉपर्टी मैंने ऐड की यूजर आईडी करके, और एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूं यूजर नेम. ओके. ये दो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की है क्लास में, सेम क्लास में. पता नहीं ये कीबोर्ड का इशू है क्या, आई डोंट नो. टेरिफिक. Okay, now I will add two constructors, one with having one parameter and another one with having two parameters. Okay, so let's add constructors now, or we can have one constructor only, that is also okay. And here I am passing parameter as int id and string नेम. ओके, अब यहां मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज को मैं असाइन करता हूं. ओके, सो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे अभी मैंने दो पैरामीटर लिए और दो जो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की थी क्लास में वो यहाँ पे मैंने असाइन किए. नाउ व्हेन आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ये एक मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है. सो ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है वो ऑलरेडी वर्क करेगा क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी अपने पास है. नाउ अनदर वन, जब ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं अब यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग के दो टाइप दिखाता है वो, राइट. वन विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड वन विथ हैविंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके, सो हियर फर्स्ट आई विल पास द id 5
and then name. ओके, सो ये मैंने आईडी और नेम पास करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक हम लोगों का ऑलरेडी था, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने ऐड किया. ओके, so this way also you can create the object of a class with parameterized constructor जहां आपको properties values वगैरह assign करनी है. so उस केस में हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं. ओके, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इन दैट केस वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू असाइन नहीं होगी. जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको रहती है स्ट्रिंग की नल और इंटीजर की 0, वो वही कंसिडर करके चलेगा. ओके, नाउ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, राइट. एक क्लास में जैसे हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेते हैं और एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और ऐड करते हैं. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस क्या रहेगा? एक क्लास में अगर 2 कंस्ट्रक्टर मैंने ऐड किए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है. जब एक क्लास में आपके 2 कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एक स्टैटिक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इन दैट केस क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज होगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज होगा, राइट. लेकिन सेकंड टाइम जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही बार कॉल होगा, राइट. और जब तक वो क्लास का या एग्जीक्यूशन में लाइफ स्पैन है तब तक वो एग्जिस्ट करेगा एप्लीकेशन के इसमें, ठीक है. जब तक आपकी एप्लीकेशन रनिंग है तब तक वो अलाइव रहता है. सो ये डिफरेंस होता है. अगर दोनों कंस्ट्रक्टर है तो एक स्टैटिक जो है वो एक ही बार पिक्चर में आएगा, दोबारा अगर उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा. ओके, so now let's add one static constructor. क्या बोल रहा है? Public ही रहेगा ये. ओके, यहाँ पे मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल करके ये दिया है. जब ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा. नाउ यहाँ पे देखो हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास के, राइट. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट मैं फिर से बनाता हूँ, किसी और नाम से अगर मैं बनाता हूँ, और जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कंसोल डॉट राइट लाइन दिया. नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अब, तो ये क्लास के मैंने टोटल 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ बनाया और 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ बनाए. ओके, नाउ लेट्स सी.
सो फर्स्ट टाइम आप देखो कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। सेकंड टाइम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। थर्ड टाइम आपका सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो लास्ट में मैंने इसको फिर से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इस टाइम पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं होता है, ठीक है। सो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपका सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, आप जितने भी उसके ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सो ये मेन स्टैटिक का लॉजिक होता है कि नॉर्मली स्टैटिक मेथड या स्टैटिक प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं या क्लासेस यूज करते हैं। सो वो किस जगह पे यूज करोगे, ये अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल समझो। आप सब स्टूडेंट हो, राइट। आपकी सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। एक स्टूडेंट क्लास कंसिडर करो, ठीक है, जिसमें आपके जो भी प्रॉपर्टीज आप असाइन करो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट, ओके। ईच प्रॉपर्टी इज यूनिक फॉर एवरीवन, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर अलग होगा, उनका अलग होगा, आपका नाम अलग है, उनका नाम अलग है, ठीक है। बट समथिंग इन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स देयर इज कॉमन थिंग्स, ठीक है। लाइक आपका जो भी क्लासरूम में जो भी सेशन होता है, ठीक है, थ्योरी सेशन है, उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। दिस इज कॉमन टू ऑल, राइट। प्रैक्टिकल सेशन होता है, वो भी 2 आवर्स का होता है। दिस इज ऑल्सो कॉमन टू ऑल। सेकंड थिंग, जो आप लोग फीस दे रहे हो वो भी कॉमन टू ऑल है, राइट। सो ये चीजें ईच एंड एवरी वन के लिए कॉमन है। ये आपको हर एक के लिए सेपरेट प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी शेयर्ड बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। सो ऐसे जहां पे सिचुएशन होंगे वहां पे नॉर्मली हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं। स्टैटिक क्लास हो गया या स्टैटिक प्रॉपर्टीज हो गई या जो भी आप लोगों को मेथड्स वगैरह यूज करना है, जो हर इसमें कॉमनली यूज होता है, उसका सेपरेट ऑब्जेक्ट या सेपरेटली इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि स्टैटिक कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक, हाँ, इनलाइन फंक्शंस, ओके। सो लोकल फंक्शन जो हम लोगों ने देखा था, राइट। लोकल फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, मेथड इनसाइड मेथड, नेस्टेड मेथड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सपोज करो एक मेथड में ऐड करता हूं, ठीक है, इसमें मैं 2 पैरामीटर लेता हूं। ठीक है, ये लोकल फंक्शन मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें 2 पैरामीटर ले रहा हूं और a प्लस बी करके इसको मैं रिटर्न कर रहा हूं। नाउ जब यहां पे मैं इसको कॉल करूंगा,
इसको जस्ट मैंने num1 प्लस num2 करके कॉल किया है, और ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है ये void main में डिफाइन किया है, राइट. सो दिस लोकल फंक्शन इनसाइड द void main, ये हमारा void main के लिए लोकल फंक्शन है, ठीक है. लोकल फंक्शन जब आप डिक्लेयर करते हो तो एक्सेस स्पेसिफायर उसमें हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है, और इनसाइड दैट फंक्शन से ही आप उसको कॉल कर सकते हो. सो ये एक लोकल फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे जस्ट दो वैल्यूज लेके मैंने रिटर्न की, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ. नहीं, ये स्ट्रिंग है ना. वो शायद वो स्पेस ऐड करते समय चला गया होगा वो. ओके, नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सो ये num1 एंड num2, ठीक है. सो लोकल फंक्शन अब इनसाइड द मेथड आप डिफाइन कर सकते हो और उसको वहीं से कॉल दे सकते हो. सिर्फ एक लिमिटेशन रहता है उसका कि उसमें आप एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज ओनली लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर मेथड. ओके, स्ट्रिंग है ना वो. नहीं, ये मैंने एक्चुअली ऊपर डिफाइन किया इधर. हाँ, कर सकते हो ऊपर, फिर उतने बार आपको डिफाइन करना पड़ता है. ऐसे मैंने ऊपर एक बार डिफाइन कर दिया और सेम वही मैं यूज कर रहा हूँ. ओके, तो क्या. हेलो. ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग का हो गया अपना. मेथड ओवरराइडिंग ऑलरेडी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कवर किया था. नेम्ड पैरामीटर हो गया, ऑप्शनल पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स हो गए, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर्स बचे हैं अभी. ओके, सो हाँ,
ओके, सो ये जो हमारा क्लास है इसमें हम लोगों ने दो कंस्ट्रक्टर ऐड किए हैं, एक पैरामीटर इज एक डिफॉल्ट और एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। नाउ इसी मेथड में हम लोग डिस्ट्रक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टर ऐड करते समय जैसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर ऐड करते हैं, बट टिल्ड साइन के साथ करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, ओके। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस वन, डिस्ट्रक्टर नॉर्मली लास्ट में डिफाइन करते हैं क्योंकि लास्ट में कॉल होता है, ओके। ये टिल्ड साइन के साथ इसको डिफाइन करते हैं, ओके। यहां पे जस्ट मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन किया है। अब ये डिस्ट्रक्टर जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो ये कब कॉल होता है और कैसे कॉल होता है ये देखने के लिए सिर्फ एक ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, इसके पहले मैं जस्ट एक जीसी डॉट कलेक्ट, ठीक है। अरे यार, ये जीसी डॉट कलेक्ट करके मैं मेथड इनबिल्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ। जीसी डॉट कलेक्ट क्या करता है, आपके गार्बेज कलेक्शन को फोर्स करता है रिसोर्सेस क्लीन करने के लिए, ओके। अगर एक्सप्लिसिटली आपको गार्बेज कलेक्शन कॉल करना है तो जीसी डॉट कलेक्ट करके आप कॉल कर सकते हो, ओके। नाउ जब ये कॉल होगा जीसी डॉट कलेक्ट, ठीक है, तो जो ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये जहां तक मैंने यूज किया है तब तक ये जरूरत में है, जब इसके आगे मैंने इसको यूज नहीं किया है उस लाइन के आगे। सो ये ऑब्जेक्ट को वो गार्बेज कलेक्ट कर सकता है, ओके। नाउ इफ वी एग्जीक्यूट दिस वन, डिफॉल्ट नहीं है शायद उधर, ये कंसोल डॉट राइटिंग लिखा है ना, उस पर कॉल होना चाहिए वो एक्चुअली कमांड देने के बाद वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि वो कब उसका कॉल जाता है। कभी कभी वो तुरंत चला जाता है, कभी कभी टाइम लगता है। सो बट इसका कॉन्सेप्ट यही है कि डिस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करके देखना है कि कैसे एग्जीक्यूट होता है तो जीसी डॉट कलेक्ट करके एक बार चेक करना, वो नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट करता है। वो जीसी डॉट कलेक्ट को कॉल देने के बाद ये कंपाइलर डिसाइड करता है कि कब उसको रन करना है, कभी तुरंत रन हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है। इस केस में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए वो आउटपुट प्रिंट नहीं कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो प्रिंट करता है, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टर्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहां हमको वो क्लास के रिसोर्सेस फ्री करने होते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं वो अगर आपको फ्री करना है तो उसके लिए हम लोग जैसे कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, डिस्ट्रक्टर में हम लोग जो रिसोर्सेस हम लोगों ने यूज किए वो फ्री करते हैं, ओके। यहां तक क्लियर है? यस और नो? ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट वी विल गो विद द इंटरफेसेस, ठीक है। इंटरफेसेस हम लोग क्यों यूज करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी, ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अनदर एप्लीकेशन।
इसी में कर सकते हो, बट सेपरेट एप्लीकेशन क्रिएट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. So I'm creating another console application. Okay, so I have created one more console application, and now here I will add one interface. तो यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलता है, जैसे क्लास ऐड कर सकते हो वैसे इंटरफेस भी मिलता है. ओके, सो आई एम एडिंग आई फाइल ऑपरेशन. एक ये आई फाइल ऑपरेशन करके मैंने एक इंटरफेस ऐड किया. ओके, इंटरफेस में मैं दो मेथड ऐड करता हूँ. void read file, okay, which takes as a string file name, and another one ठीक है. ये एक इंटरफेस बनाया मैंने, इसमें दो मेथड ऐड किए, एक रीड फाइल और राइट फाइल का. ओके, नाउ एक इंटरफेस और मैं ऐड कर रहा हूं. ऐड टेक्स्ट फाइल करके. ओके, इसमें भी मैं दो मेथड ऐड करता हूं. ठीक है, रीड टेक्स्ट फाइल एंड राइट टेक्स्ट फाइल करके. नाउ आई एम एडिंग वन क्लास जिसमें ये दोनों इंटरफेस में इंप्लीमेंट करूंगा. Okay, I'm just adding file info demo as a class. अब ये क्लास मेरे को
इंप्लीमेंट करना है इसमें इंटरफेस, ठीक है। फाइल ऑपरेशन, ठीक है, आई फाइल ऑपरेशन। सो कोलन करके मैं आई फाइल ऑपरेशन इंटरफेस यहाँ जो मेरे को इम्प्लीमेंट करना है वो लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को इम्प्लीमेंट इंटरफेस करके मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट ऑल मेंबर्स एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो इंटरफेस जब आप इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, सो इंप्लीमेंट करने के दो वे होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। अगर किसी क्लास में आप मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप या तो इंटरनल इम्प्लिसिट इंप्लीमेंट करो या एक्सप्लिसिट करो। एक्सप्लिसिट इंटरफेस जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप जो मेथड है उसको आप एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हो कि दिस मेथड्स बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, ओके। और एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन हमको तब काम में आता है जब मल्टीपल इंटरफेसेस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और कई बार ये चांसेस होते हैं कि इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस पे कोई मेथड ऐसे होंगे जो सेम नेम के साथ होंगे। सो इन दैट केस कौन सा मेथड कॉल होगा या कौन सा मेथड आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है। सो ये जो इंटरफेस मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसको मैं एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंट करता हूँ, और दूसरा जो इंटरफेस अपन इंप्लीमेंट करेंगे वो इम्प्लिसिट इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। सो इंप्लीमेंट ऑल मेंबर्स एक्सप्लिसिटली। सो यहाँ पे ये आप देखो कि ये इंटरफेस का नाम देता है और रीड फाइल करके देता है, ठीक है। तो रीड फाइल मेथड हमको इंप्लीमेंट करना है, बट दिस रीड फाइल मेथड इज बिलोंग्स टू दिस इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं, ये एक्सप्लिसिट का है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन किया है। अब यहाँ पे मेरे को जो दूसरा इंटरफेस है, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल वाला है और ये फाइल ऑपरेशन का, अब यहाँ पे मेरे को दूसरा इंटरफेस भी इसी क्लास में इंप्लीमेंट करना है। सो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ और आई टेक्स्ट फाइल लिखता हूँ जो दूसरा इंटरफेस मेरे को इंप्लीमेंट करना है। सो मल्टीपल इंटरफेसेस जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो कॉमा देके जितने इंटरफेस आपको इंप्लीमेंट करना है आप अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ हियर आई विल गो, आई विल जस्ट से इम्प्लीमेंट इंटरफेस। सो ये इंटरफेस जब वो इंप्लीमेंट कर रहा है तो ये इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो हमने इम्प्लीमेंट किए उसमें एक डिफरेंस ये हमेशा ध्यान में रखो कि जो इम्प्लिसिट आप इम्प्लीमेंट करते हो उसमें आपको ये एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना होता है, ठीक है। जो एक्सप्लिसिट हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है उसमें एक्सेस स्पेसिफायर मेथड में नहीं है, ओके। सो ये एक और डिफरेंस होता है। ओके, ये जस्ट मैंने दो मेथड इंप्लीमेंट किए। सो ये क्लास में अभी टोटल 4 मेथड है, ठीक है।
2 belongs to one interface and rest of 2 belongs to two other interface. अब ये क्लास में एक मेथड और मैं ऐड करता हूं जो ये क्लास का स्पेसिफिक मेथड होगा. जो एक्सप्लिसिट इंटरफेस हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देना पड़ता. जो इम्प्लिसिट इंप्लीमेंट आप करोगे उसमें आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है. ये सिंटैक्स है इसका. नहीं, आप अगर यहाँ पे अगर तुम पब्लिक लिखोगे ना तो वो एरर देगा. एक्सप्लिसिट इंटरफेस जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देता है. वन फेल्ड, ठीक है, मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम. एक्सप्लिसिट इंटरफेस जब इंप्लीमेंट करते हैं तो एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देना रहता. Okay, now I am adding one more method, public method, which is specific to class only. Get file info. Okay. I'll just print this one. ओके, सो ये क्लास में 5 मेथड ऐड किए, 2 एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करके और दूसरा अगले 2 मेथड नेक्स्ट 2 इंटरफेस के साथ, और एक ये क्लास का स्पेसिफिक मेथड ऐड किया है. ओके, नाउ व्हेन आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, so I can create like this way. I have file operation, okay, equal to new file info demo. ओके, अब यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो इंटरफेस के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ओके, नाउ ऑपरेशन 1 डॉट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आप देखो जो वो इंटरफेस के मेथड थे, राइट, वही मेथड आपको एक्सेसिबल है. ठीक है, वो क्लास में टोटल 5 मेथड है, राइट. आउट ऑफ 5 आपको कितने एक्सेसिबल है? ओनली 2, क्योंकि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है वो स्पेसिफिक इंटरफेस के साथ बनाया है. ठीक है, नाउ अनदर थिंग, मेथड कॉल करते हैं. नाउ एक और ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं आई टेक्स्ट फाइल इंटरफेस के साथ. ओके, नाउ ये टेक्स्ट फाइल को अगर ऑब्जेक्ट अगर मैं देखता हूं तो यहां पे मेरे को जो टेक्स्ट फाइल वाले मेथड थे, राइट, वो एक्सेसिबल है. ओके, now again I am creating object with that class now without interface.
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको राइट टेक्स्ट फाइल, रीड टेक्स्ट फाइल, ये भी एक्सेसिबल है। ओके, और जो गेट फाइल इन्फो जो आपका वो क्लास को बिलोंग करता है वो भी एक्सेसिबल है, राइट। देन रीड टेक्स्ट फाइल, राइट टेक्स्ट फाइल, ये भी आपको एक्सेसिबल है जो उस इंटरफेस के साथ अटैच है। ओके, सो इंटरफेस जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, सो जो मेथड आपको एक्सेस करने हो बेस्ड ऑन द इंटरफेस, वैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओ। अगर नॉर्मल आप क्लास ऑब्जेक्ट के साथ अगर इसको यूज करोगे तो वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो क्लास के साथ आपको सारे मेथड्स एक्सेसिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरफेस के थ्रू आप स्पेसिफिक अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो और देन वो क्लास ऑब्जेक्ट कहीं एज अ पैरामीटर आप पास कर रहे हो या कहीं यूज कर रहे हो, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि जो इंटरफेस के रिलेटेड मेथड है वही एक्सेसिबल होंगे, दूसरे मेथड एक्सेसिबल नहीं होंगे। ओके, सो इन दिस वे हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक तरह से सेपरेशन होता है कि विच मेथड्स विल बी एक्सेसिबल और विच विल नॉट बी एक्सेसिबल। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये अलग अलग वे है इंटरफेस यूज करते समय। ये इम्प्लीमेंट करते समय ये सिर्फ ध्यान में रखना कि आप एक्सप्लिसिटली इम्प्लीमेंट कर रहे हो या इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंट कर रहे हो। देन जब क्लास में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट आप किस वे में क्रिएट कर रहे हो। ओके, इंटरफेस में मोस्टली इतना ही है कि सिंगल इंटरफेस कैसे इंप्लीमेंट करोगे, मल्टीपल इंटरफेसेस कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, अच्छा टाइप कर रहे हो? ओके ओके, हाँ कर लो। ये है प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी मतलब? हाँ, यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ, स्कोप कैसे मतलब मैं नहीं समझा। हाँ, ये इसका सिंटैक्स है। हाँ, अगर आप इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर वहां पे देना पड़ता है। अगर एक्सप्लिसिट अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एक्सेस स्पेसिफायर आपको नहीं देना पड़ता। वो उसका लॉजिक वैसा ही है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली आप इंटरफेस में नॉर्मली मेथड सब पब्लिक ही होते हैं। ठीक है, आप उसको एक्सेस स्पेसिफायर वैसे भी नहीं दे सकते। और जब आप एक्सप्लिसिट पब्लिक मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो देन आप उसको स्किप कर सकते हो। नहीं, राइट।
रीड ओनली प्रॉपर्टीज और वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करोगे, रीड ओनली प्रॉपर्टीज कैसे ये करोगे, कंस्ट्रक्टर हो गए, डिस्ट्रक्टर्स हो गए, स्टैटिक मेथड, फील्ड, एब्स्ट्रैक्ट, सील, क्लासेस हो गया, इंटरफेसेस हो गया। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है आप लोगों को? क्लियर है? आप लोग प्रैक्टिस करके देखो ये चीज़ें, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड ऑल दिस स्टफ। उसके बाद आपका है जो एरे और लिस्ट वगैरह जो हम लोगों ने कलेक्शन कल देखा था, जेनरिक्स एंड कलेक्शंस, ओके। एंड देन एक चीज़ और आपकी बचती है मेथड ओवर, नॉट मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी में बहुत कम है ऐसा बताने वाला, तो वो हम लोग कल या परसों कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी सेशन में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं आपके, प्लस माइनस या वो हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। Explicit, implicit, inheritance, default interface method. ओके, जो आपके कलेक्शंस वगैरह के आपके एग्जाम्पल लैब सेशन है, सो जो जेनरिक कलेक्शंस कल हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी और कौन सा था, हैश टेबल, राइट। देन नॉन जेनरिक कलेक्शन में आपके एरे लिस्ट आ गया, हैश टेबल नहीं, मैप नहीं है, मैप डिफरेंट होता है। और जैग्ड एरे, राइट। जैग्ड एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों को फिक्स नहीं होता रोज और कॉलम्स का, ठीक है। कॉलम्स कैन बी वेरी, रोज हम लोग फिक्स रखते हैं, कॉलम किसी इसमें 2 होते हैं, किसी इसमें 4 होते हैं, उस टाइप में जो हम लोग को कलेक्शन स्टोर करना होता है, वहां पे हम लोग जैग्ड एरे यूज करते हैं। सो आप लोगों को इसके पूरे प्रैक्टिकल चाहिए एरे रिलेटेड या सिर्फ जैग्ड एरे का बताऊं, एरे का आप लोगों को मालूम है, ठीक है। और बाकी जो लिस्ट वगैरह के हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और डिक्शनरी का बताता हूँ, और उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन आप कैसे यूज करोगे, और उसके जो मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती है वो कहाँ पे यूज करते हैं, उसका एक जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है, एवरीथिंग एक्सप्लेन करना उतना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, लिंक्यू, सिस्टम डॉट लिंक्यू, लिंक्यू हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को क्वेरीज वगैरह यूज करना होता है। लिंक्यू क्वेरीज हम लोग यूज करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट कलेक्शन को इटरेट करने के लिए, या फिर उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन रिट्राइव करने के लिए, तो वहां पे हम लोग लिंक्यू यूज करते हैं। सो ये सिस्टम डॉट लिंक्यू नेम स्पेस ऐड करने के बाद वो लिंक्यू मेथड्स या लिंक्यू क्वेरीज आप यूज कर सकते हो। अदर थिंग इज सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, जो थ्रेडिंग हम लोग यूज करते हैं, थ्रेड मालूम है क्या होता है? इसमें जब थ्रेडिंग हम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स के साथ हम लोग को अगर इंटरेक्ट करना होता है या काम करना होता है, तो उस केस में हम लोग को ये सिस्टम डॉट थ्रेडिंग यूज होता है, नेम स्पेस।
हाँ, ये एक्चुअली ना डिफॉल्ट जब आप क्लास फाइल ऐड करोगे ना तो वो आते हैं, और जो जरूरी नहीं है वो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे वो एक्चुअली इंडिकेट भी करता है कौन से यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हाईलाइटेड है थोड़े वो यूज हो रहा है, बाकी जो थोड़े डीम टाइप के हैं वो यूज नहीं करता वो। हाँ, सो अगर आप इनको कमेंट भी कर दोगे ना तो भी ये वर्क कर लेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं। ओके, आई लिस्ट, इसका ओके, सो ये एक कलेक्शन मैंने डिफाइन किया है, लिस्ट कलेक्शन। ओके, और ये लिस्ट कलेक्शन मैंने स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन किया है। नाउ ये कलेक्शन में अगर मेरे को एलिमेंट्स ऐड करने हैं, लिस्ट डॉट ऐड, आई लिस्ट इंटरफेस है, लिस्ट जो कलेक्शन है ना वो आई लिस्ट इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 जस्ट एलिमेंट ऐड कर रहा हूं। नाउ ये लिस्ट में अगर आप क्या क्या आपको अवेलेबल है ये अगर देखो तो ऐड, क्लियर, काउंट, उसका जो भी लेंथ होगा वो आपका आएगा। कंटेन्स, ये आपका ये लिस्ट, स्पेसिफिक लिस्ट में अगर आपको कोई सर्च करना है तो उसके लिए कंटेन्स यूज करते हैं। इंसर्ट के समय अगर आपको स्पेसिफिक किसी पोजीशन पे कोई एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट आप यूज करोगे। नॉर्मल अगर आप ऐड करोगे तो लास्ट में जाके ऐड करता है। इंसर्ट में आप स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकते हो। क्लियर में ये सारे इसके जो कंटेंट है वो क्लियर कर देगा। नॉर्मल जो मेथड या प्रॉपर्टी है ना वो नाम से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि क्या कर सकते हैं। कॉपी टू, अगर किसी दूसरे लिस्ट में अगर आपको कॉपी करना है, कलेक्शन में कॉपी करना है, देन इंडेक्स ऑफ, इंसर्ट, रीड ऑनली, अगर ये लिस्ट रीड ऑनली है, नॉर्मली प्रॉपर्टी जैसे हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। देन रिमूव, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो रिमूव एट स्पेसिफिक पोजीशन से अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए। टू स्ट्रिंग, ये नॉर्मल है, इसको आप चाहिए तो ओवरराइड कर सकते हो। ऑल, एनी, ये नॉर्मली लिंक क्वेरीज के लिए यूज करते हैं। एनी या वेयर, सेलेक्ट क्लॉज जब हम लोग यूज करते हैं। सो नॉर्मल ये लिस्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स है जो कलेक्शन पे आप लोग यूज कर सकते हो। वो मोस्ट ऑफ द मेथड्स और प्रॉपर्टी एक कलेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, नाउ सेम वे में अगर मेरे को डिक्शनरी यूज करना है, आई डिक्शनरी, यहाँ पे मैं एक इंटीजर लेता हूँ। ठीक है, ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। दिस इज ऑल्सो जेनरिक कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर लेता है। सो दिस इज माई की एंड दिस इज माई वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे अगर मेरे को कुछ एलिमेंट अगर ऐड करना है तो मेरे को की वैल्यू पेयर में इसको ऐड करना है। ओके,
So this is one. ठीक है, ये इस टाइप से आप इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हो। इसमें भी अगर आप देखो तो मोस्टली जो आपको लिस्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज और मेथड डिक्शनरी में भी अवेलेबल है। ओके, सो एक बार ये प्रॉपर्टीज और मेथड गो थ्रू कर लेना, सो आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कहाँ पे क्या कुछ इसमें डिफरेंट जरूर होंगे, क्योंकि लिस्ट इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो थोड़े मेथड्स और प्रॉपर्टी डिफरेंट जरूर होंगे, दोनों में जो यूनिक होंगे। हाँ, इंडेक्स निकाल सकते हो आप, एलिमेंट ऐड करके कुछ है वो, शायद एलिमेंट ऐड। इसमें गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट करके एक मेथड होता है जो सारे कलेक्शन ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हम लोग जब यूज करते हैं तो आइदर इट विल रिटर्न द वैल्यू जो उसको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, जो कंडीशन आपने दी है अकॉर्डिंगली वो रिटर्न करता है। ठीक है, लिस्ट से जब भी आप कोई, अगर आपको सिंगल एलिमेंट अगर आपको लेना है तो फर्स्ट और डिफॉल्ट जरूर यूज करना, क्योंकि कई बार कैसा होता है डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं। अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन दैट केस अगर आप फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं यूज कर रहे हो तो वो मल्टीपल रिटर्न करेगा। सो वो ध्यान रखना कि आपको क्या चाहिए वहां से। Now next is your reference type and value types or nullable types, out and ref parameter. Or jagged arrays. Okay. यहाँ तक क्लियर हुआ सब? चीजें बहुत इजी है, प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ। और प्रैक्टिस करते समय थ्योरेटिकली चीज़ों को ध्यान में रखो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते समय कॉन्सेप्ट और लॉजिक एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज को किसी के साथ कंपेयर मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और उसमें गलतियां ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये एक बार प्रैक्टिस करके देखो आज। कुछ नई क्लास बना के देखो, कंस्ट्रक्टर ऐड करो, मेथड ओवरलोडिंग और इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करके देखो, इनलाइन फंक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ। इसमें अगर कुछ डाउट होता है या कुछ क्वेरीज है तो लेट मी नो, कल वो क्वेरीज क्लियर करते हैं। और कल हम लोग ये रेफरेंस टाइप, वैल्यू टाइप, जैग्ड अरे और जो बाकी के कलेक्शन है वो और जेनरिक्स का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि लैब में आपको असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें दिए नहीं है। सो जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो डेफिनेटली करो। जितना बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कैसा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको पता चल जाए। बाकी जब तक आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी एप्लीकेशन पे एक्सटेंसिवली काम नहीं करोगे, वो चीज़ें एकदम से आपको क्लियर नहीं होंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को सब मालूम रहेगा, बट एक प्रोजेक्ट अगर आप करोगे या इंडस्ट्री में जब जाओगे काम करोगे, देन यू विल एक्चुअली सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स।
ओके। सो हाँ बोलो। हाँ, आउटपुट में मतलब क्या आपको रिट्राइव करना है? हाँ, ओके, लेट्स डू वन थिंग। ये कौन सा मेथड है? गेट फाइल इन्फो। ओके, ये लिस्ट डिक्लेयर हुई। यहाँ पे मैं एक एक अभी ऐड कर रहा हूँ। ओके, अगर ये माई लिस्ट में अगर आप देखोगे ए और 1 ऐड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये आपका ऐड होगा दिस पे। और इसको आप डीबग करते समय राइट क्लिक करके क्विक वॉच अगर करते हो तो वो स्पेसिफिक विंडो ओपन करके पूरा ऑब्जेक्ट आपको बताता है क्या है। लेकिन ये डीबग मोड में ही ओपन होता है, नॉर्मल इसमें नहीं ओपन होता। हुँ? नहीं नहीं, कंसोल पे नहीं। यहाँ पे देखो अभी डीबगर मेरा यहाँ पे अटैच है, राइट। कोड अभी मेरा डीबगिंग में है। सो जो ऑब्जेक्ट आपको व्यू करना है उसको सेलेक्ट करो और वो ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करो। हाँ, ये लिस्ट आपको प्रिंट करनी है। ओ, ओके। सो लिस्ट अगर प्रिंट करना है तो जस्ट डू वन थिंग, इसको एक फॉर ईच लूप में डालो, ठीक है। ये क्या है? ठीक है। नाउ मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है क्या मेथड? क्या प्रॉब्लम? दूसरा नहीं, इसको ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, गेट फाइल इन्फो हमने कॉल किया हुआ है। सी, ओके, आई गॉट इट नाउ। ये आया। ओके, हम्म,
आप लोगों को जो एग्जाम होता है वो कैसा थ्योरेटिकल होता है प्रैक्टिकल? एमसीक्यू होता है। तो उसमें ज़्यादा क्या रहता है, थ्योरी रहता है प्रैक्टिकल रहता है? लैब एग्जाम भी होता है क्या? ओके। कितने क्वेश्चंस रहते हैं उसमें? 40 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 14 40 16 पास है। तो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिला के? एमसीक्यू 40 नंबर का होता है, आउट ऑफ 16 पासिंग है। इधर से जाना। ओके। ओके, सो थोड़ी प्रैक्टिस करो। सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी क्लियर होंगे, ठीक है? सो आज यहाँ स्टॉप करते हैं। कल के प्रैक्टिकल में अपन वो रेफरेंस टाइप, वैल्यू टाइप, आउट और रेफ पैरामीटर्स एंड नलेबल वगैरह जो है वो देखते हैं, और जेनरिक्स का देखते हैं, और फिर बाकी नॉन जेनरिक कलेक्शंस जो है वो जैक डेरे वगैरह वो देखते हैं, ठीक है? हाँ, जेनरिक नहीं समझा ना। नहीं, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है किस टाइप का, क्योंकि ये लिस्ट में आप जब ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हो तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, किस टाइप की वो लिस्ट है। यहाँ पे अपन अगर आपको इंटीजर की लिस्ट बनानी है तो सेम लिस्ट आप इंटीजर टाइप से बना सकते हो। सो यहाँ पे जो जेनरिक है वो ये टाइप है, लिस्ट टाइप, राइट? और रन टाइम में हम लोग उसका कौन सा टाइप डिफाइन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। Okay, thank you. That's all for the day.